अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 10 में खुश आमदीद। मैं हूं इमरान सुल्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान की मईशत का जिस तरीके से जायज़ा लिया जा रहा है और हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ ये सिर्फ अगर डॉलर रुपये पैरिटी के हवाले से बात करें, जिस तरीके से पाकिस्तान में पिछले 2-3 साल के अंदर डॉलर जो है वो महंगा हुआ। ऑलमोस्ट अगर 2 साल की बात करें तकरीबन 85-86% पाकिस्तानी रुपए जो है वो कमज़ोर हुआ। इस डॉलर के ऊपर जाने से, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत का जो हम अगर मॉडल की बात करें तो इंपोर्ट बेस्ड है, यानी हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करके और अपनी फर्निश गुड्स एक्सपोर्ट करते हैं। तो ऐसे में वो तमाम कारोबार जिनमें जो है रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है या डॉलर से पैक्ट होते हैं, वो बुरी तरीके से मुतासिर हुए हैं। और इसी में एक लास्ट हमने प्रोग्राम किया था पाकिस्तान में जो टेलीकॉम सेक्टर है उसके हवाले से, और आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में अद्वियात की जो सनत है, फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा सेक्टर जो है पाकिस्तान में वो बुरी तरीके से मुतासिर हुआ, क्योंकि कहा जाता है तकरीबन 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है पाकिस्तान में अद्वियात बनाने के हवाले से। और जो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज एक ज़माने में 25 के करीब हुआ करती थी, वो अब महज 4-5 कंपनीज रह गई हैं, जबकि जो हमारी डोमेस्टिक या लोकल हमारी फार्मा इंडस्ट्री है वो भी बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और इस वक्त आलम यह है कि मार्केट में अद्वियात की किल्लत है, अद्वियात शॉर्ट है, वो अद्वियात की तैयारी बंद हो चुकी है, क्योंकि ये भी एक जुल्म है कि तकरीबन 13 साल यानी सन 2000 से और 2013 तक जो है पाकिस्तान में अद्वियात की जो कीमतें हैं वो कैप रहीं, वो फ्रीज रहीं। और उसके बाद जब कीमतों में इजाफा किया गया तो उसके ऊपर एक डिस्प्यूट आया, और ये जो ड्रग्स यानी आपकी ड्रैप जिसे हम कहते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी और फार्मा इंडस्ट्री के दरमियान जो तनाज़ा है वो मज़ीद संगीन होता चला गया। क्या इस वक्त सूरत हाल है और पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो इस चीज़ को क्यों नहीं देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो सरफ नज़र क्यों कर रहे हैं, ये हम जानेंगे आज के प्रोग्राम में। इस वक्त हमारे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद है जनाब जाहिद सईद साहब। आप फॉर्मर चेयरमैन हैं PPMA, पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इंडस फार्मा के। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब। शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। सर, सबसे पहले तो ये कि अब जो ये बात तो तय है कि वो तमाम कारोबार जिसमें डॉलर लिंक्ड है या जिसमें आप समझ लें कि रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया जाता है, वो तो बुरी तरीके से पाकिस्तान में मुतासिर हुआ। माय पॉइंट इज़ दिस, सन 2000 से और 2013 तक ये जो बात की जाती है कि जनाब प्राइजेस फिक्स थी और कीमतों में इजाफा नहीं हुआ, तो ऐसा कैसे मुमकिन है? और ये भी कहा जा रहा है कि ज़ाहिर है कि उस वक्त भी इन्फ्लेशन भी बढ़ रहा था, प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ रही थी, डॉलर भी ऊपर आ रहा था, तो ये 13 साल आप लोगों ने सर्वाइव कैसे कर लिया? बुनियादी सवाल तो ये है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया सर हमें यहाँ बुलाने का इस अहम मौजू के ऊपर। बात यह है कि 1993 में SRO 471 ऑफ 93 जो है वो इशू हुआ, और उस वक्त हुकूमत जो है PMLN की थी, और उस SRO के अंदर एक क्लियर फार्मूला दिया गया CPI को एड्रेस करने का। ठीक है कि भाई ये इन्फ्लेशन होता है मुल्क में अगर, तो उसके फैक्टर्स बनाए गए कि डॉलर की डिवैल्यूएशन, इन्फ्लेशन और CPI का क्या इम्पैक्ट आता है और एक क्यूमुलेटिव एक फार्मूला बनाया गया, और उस फार्मूले को बना के और इम्प्लीमेंट किया गया। और हमने देखा कि 1993 से 2001 तक पाकिस्तान के अंदर एक मॉडल तरक्की हुई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेशनल इंडस्ट्री जिसका शेयर सिर्फ 20% था, वो बढ़ के 50% से ज़्यादा हो गया, जिसकी मतलब खुद कफालत था, पाकिस्तान में ज़्यादा प्रोडक्ट्स का आना था, और सबसे ज़्यादा जो लाइसेंसेस इशू हुए, नई फार्मास्यूटिकल कंपनीज आई, वो भी इसी दौर में आई, क्योंकि क्लियर रोड मैप था। 2001 और उस ज़माने में फिस्कल स्पेस भी था ना, तभी मैनेज हो गया, और रोड मैप भी एक दिया हुआ था ना। देखिए, इन्वेस्टमेंट जब भी आती है जब उसके सामने कोई प्रिडिक्टेबिलिटी हो, रोड मैप हो। नहीं, ये बताइए कि ये जो CPI नंबर आपका मेरे ख्याल से जुलाई का फिस्कल ईयर के स्टार्ट का जी को ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स हुकूमत पाकिस्तान जो है वो डिक्लेयर करता है कि पिछले साल की ये CPI रही। ठीक, उस CPI के तहत आप एसेंशियल और नॉन एसेंशियल क्या बढ़ा सकते थे, कितने बढ़ा सकते थे? दुनिया में एसेंशियल और नॉन एसेंशियल प्राइस कंट्रोल के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं होता। WHO की डेफिनेशन में एसेंशियल ड्रग्स वो होती हैं 200-250 ड्रग्स होती हैं, कंट्री टू कंट्री स्पेसिफिक भी होती हैं। किसी मुल्क में मलेरिया है, किसी में नहीं है, यूरोप में नहीं है मलेरिया, तो थोड़ी बहुत 5-10% वेरिएशन के साथ WHO की लिस्ट जो है वो अप्लाई होती है हर दुनिया के हर मुल्क में, और ये तकरीबन 200-250 दवाइयाँ होती हैं।
और इसके अंदर तरीका ये होता है कि ये एसेंशियल इसलिए कहते हैं कि ये तो हर बेसिक हेल्थ यूनिट में अवेलेबल होनी चाहिए। अच्छा, ये हर हालत में होनी चाहिए, होनी चाहिए मौजूद। ठीक। और बाकी जो है वो कहते हैं कि वो फिर एडवांस अगर कहीं ट्रीटमेंट चाहिए तो उसके लिए हैं, तो उनको वो एसेंशियल नहीं कहते। तो वो बेसिक क्या कहलाती है? मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में अगर मैं कहूँ कि बेसिक एसेंशियल क्या है, कौन सी? अब उसके अंदर मिसाल के तौर पे टीबी की ड्रग्स आ जाएंगी, ओके, उसके अंदर कुछ मलेरिया की ड्रग्स आ जाएंगी, जो दवाइयाँ जो डिजीज़ यहाँ प्रेवलेंट है ज़्यादा, अच्छा, बेसिक एंटीबायोटिक्स आ जाएंगी। मसलन उसके अंदर सेफेलोस्पोरिन्स नहीं आएंगी, थर्ड जनरेशन एंटीबायोटिक है, उसमें पेनिसिलिन आएंगी। अच्छा, तो ये WHO ने एक बनाई हुई है कि जो फर्स्ट लाइन है ऑफ मेडिसिन जो किसी को दी जाएगी वो हर बेसिक हेल्थ यूनिट और गवर्नमेंट अस्पताल में होनी चाहिए, इसलिए उसको एसेंशियल कहते हैं। ठीक। और जाहिर है प्राइस कंट्रोल के नहीं होता है। ओके, नहीं, WHO जब कह रहे थे वो पूरी दुनिया के लिए ना, दुनिया के लिए। अब कहा यह जाता है इंडिया में मेरे ख्याल से कोई 200-250 के करीब हैं जो एसेंशियल की उसमें आती हैं। बांग्लादेश में 130, और उसी की प्राइस कंट्रोल करते हैं सर। उसी की प्राइस कंट्रोल करती है ना गवर्नमेंट। अच्छा, और बांग्लादेश में उससे भी कम हो गई, 153, 157 लाइक दैट। पाकिस्तान में A to Z तमाम की तमाम अद्वियात जो हैं वो सरकारी कंट्रोल में, यहाँ तक कि जो लाइफ स्टाइल ड्रग्स हैं जिसको आप विटामिन और वो कहते हैं, वो तक जो है वो सरकारी कंट्रोल में इन्होंने ले ली है, जो चाहे वो एसेंशियल हो नॉन एसेंशियल हो। कैपेसिटी से बढ़कर है हुकूमत की। और अब उससे भी आगे की बात कर रहे हैं कि जो OTC है उसको भी क्यों ना हम देख लें। तो उसका नतीजा ये निकला कि पूरी इंडस्ट्री स्ट्रैंगुलेट हो गई। इन्होंने 2001 में कहा कि जी हम फ्रीज कर देते हैं और दवाइयों की कीमत फ्रीज कर दी। हम इनसे कहते रहे ये मुनासिब नहीं रहेगा। अच्छा, इत्तफाक ये हुआ कि 2001 से 2006-07 तक जो है वो क्योंकि डॉलर भी पैरिटी तकरीबन 60, 50, 53, 55 टू 50 बैंड था ये, टू 62 ऐसे चल रहा था मुशर्रफ साहब के दौर में। हाँ, वही दौर था। अच्छा, फिर ये हुआ कि 2007 में यकदम डॉलर जो है वो 90 रुपए का हो गया, विच उसका मतलब ये ट्रांसलेट हुआ 50% डिवैल्यूएशन हो गई विद इन 2 मंथ्स। हाँ, सही। तो उस वक्त हमने इनको कहा कि ये सही नहीं है कैप, और ये एक ऐसी सूरत हाल पैदा होने जाएगी जो बहरान होगा पाकिस्तान में आने वाले वक्त में। तो उन्होंने उसके ऊपर ये कहा कि जी हम, क्योंकि उस वक्त मुशर्रफ साहब के जाने का वक्त हो गया था बिल्कुल ही, तो कमज़ोर हो रही थी हुकूमत, तो उनका ख्याल ये था कि जी हम अक्रॉस द बोर्ड देंगे तो हम अनपॉपुलर हो जाएंगे। ये पॉलिटिकल इसको बना दिया अगेन जो बार हम प्रोग्राम में कहता हूं कि पाकिस्तान में हमेशा कमर्शियल डिसीजंस जो है, जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन है, उन पे पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज किया जाता है। ये है वो नतीजा जो सियासी तौर पर जिसमें वोट बैंक को देख के और पॉलिसियां बनाई जाती है, बजाय इसके कि आप मुल्क को देखकर उसकी इकोनॉमी और उसकी स्ट्रेंथ को देखकर अपनी कोई पॉलिसी कोई डिसीजन लें। और यही वजह है कि आज तक हम रेलवे को भी पाल रहे हैं और खसारे में PIA को भी पाल रहे हैं, स्टील मिल को भी अभी तक रखा हुआ है हमने। एंटरप्राइजेस जितनी हैं जो हुकूमत को 1200 अरब रुपए का साल का नुकसान दे रही है। ठीक है, ये वो नुकसान है, ये वो नुकसान है हमारी सियासी हुकूमतों का। मैं अगेन कहूंगा हमारी मुंतखब सियासी हुकूमतों का, जो फैसले नहीं कर पाती, जो मुल्क को आगे लेके चलने के लिए कड़वे घूंट नहीं पी पाती और एक कह ले कि पॉलिटिकल करती हैं। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ थोड़ी सी ऐड ज़रूर करूंगा कि वो तो पॉलिटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट उस तरह की नहीं थी, मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी, लेकिन उसके बावजूद दबाव के अंदर उन्होंने एक रास्ता निकाला। कहा जी हम हार्डशिप केसेस जो आपके हैं, कुछ जो ड्रग्स हार्डशिप में, हमने उस वक्त भी उनको कहा कि देखें ये एक ऐसी डिस्पैरिटी होगी कि इस कंपनी की हार्डशिप हो गई, उसकी नहीं हुई, और इसके अंदर फिर सारे इदारे नैब जैसे और वो सारे इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे कि किसका हुआ और किसका क्यों हुआ। ओके, यानी हार्डशिप केसेस वो केसेस जिसमें आपकी पैदावारी लागत जो है वो कीमत से ज्यादा हो गई, मंजूर शुदा कीमत से ज्यादा हो गई, तो ढेर लग गया होगा। वो तो ढेर लग गया, करते हैं ना, ये ड्रैप में हुआ। तो उन्होंने उसका फिर एक फार्मूला बनाया कि ये एप्लीकेशन का तरीका होगा, ये इन्फॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करेंगे जिसमें इंपोर्ट कॉस्टिंग जितने इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी, जो लोकल बाय कर रहे हैं उसके सेल्स टैक्स इनवॉइस, और वो सारे उन्होंने पूरा एक तरीकाकार बनाया। और वो तरीकाकार मतलब ट्रांसपेरेंसी हो, ट्रांसपेरेंसी भी हो, फिर दूसरा ये कि वो टाइम कंज्यूमिंग है कि हर चीज़ को एनालाइज किया जाए, और उन्होंने उसके अंदर बनाया। अब उसमें जो चीज़ें उन्होंने दी, फिर बात यही है कि जो अक्रॉस द बोर्ड होता था कि भाई हर साल 2-3-4% का एडजस्टमेंट मिल गया, तो वो आवाम को भी महसूस नहीं होता था CPI के साथ, और ये होता था कि ग्रेजुअल आपको रिलीफ मिलती रहती थी और प्रोडक्ट हार्डशिप में जाती नहीं थी। अब ये क्योंकि ब्लॉक लग गया 6-7 साल का, 8 साल का, तो वो उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ गई और फिर डिवैल्यूएशन हो गई। जब उन्होंने वो करनी शुरू की तो वही जिसका हमें खदशा था बाद में कि वही नैप के केसेस भी बने, हमने देखा कि उसके अंदर सारे प्रॉब्लम भी हुए और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालात भी खड़े हुए। अक्रॉस द बोर्ड में कभी भी नहीं होता। तो फिर इन्होंने उसको 2013 में दोबारा PMLN की हुकूमत थी, फिर वो उसके अंदर जो है वो इन्होंने पॉलिसी बनाई जो फिर चैलेंज हुई 2015 के अंदर,
और 2018 में बिल आखिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, क्योंकि कुछ केसेस सिंध हाई कोर्ट में थे, कुछ पेशावर में थे, कुछ लाहौर में थे, कुछ इस्लामाबाद में थे, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो इतना बड़ा मसला बन गया, हल ही नहीं होता। उन्होंने सब अपने पास मंगवाए और सारे केसेस को मंगवा के उन्होंने कहा कि वो स्टेक होल्डर्स मिल के बनाएं, फार्मा, ड्रैप, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं एक जगह बैठ जाएं, उसको बना दें। वो पॉलिसी बनाई गई, उसको मंजूर किया गया 2018 में। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया गया। विद योर परमिशन एक छोटे से ब्रेक की कॉल है। 2018 से मैं यहीं से कंटिन्यू करूंगा क्योंकि उस वक्त प्राइसिंग पॉलिसी बन गई थी, उसके ऊपर कितना अमल हुआ और कितना सक्सेसफुली वो आगे चली और फिर प्रॉब्लम कहां पे हुआ, ये जानेंगे एक छोटे से। वेलकम बैक जी, जाहिद सईद साहब मौजूद हैं। जाहिद साहब, 2018 की आपकी जो प्राइसिंग पॉलिसी। जी बिल्कुल, 2018 में सर हमारा जो प्राइस पॉलिसी बन गई उस पर सारे स्टेक होल्डर्स मुत्तफिक हो गए। उसमें एक और क्या मेन फीचर्स थे उसके? उसके मेन फीचर्स ये थे, उसमें प्राइस फिक्सेशन के 3 तरीके हैं। एक है एनसीज, जो न्यू केमिकल एंटिटीज होती हैं जो पहले से पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, उनकी प्राइस कैसे फिक्स होगी। ठीक है। और उसमें सबसे बड़ा ट्रांसपेरेंसी बैरियर ये लगाया गया इस वाली कैटेगरी में कि पाकिस्तान में जो भी प्राइस फिक्स होगी वो इंडिया और बांग्लादेश के अंदर उस ड्रग की जो प्राइस होगी उसका एवरेज होगा। अच्छा, यानी अगर इंडिया में ज्यादा है और बांग्लादेश में कम है तो एवरेज होगा, दोनों के दरमियान होगी। ओके ओके, बट ज्यादा वाले के बराबर भी नहीं होगी, कम वाले के बीच में होगी। ओके, मीन निकाल के उसका वो कर देंगे। तो ये उन्होंने बेंचमार्क कर लिया ताकि पाकिस्तान में जो एक जनरल परसेप्शन था कि पाकिस्तान में प्राइसेस वहाँ से ज़्यादा होती हैं, ख़त्म हो जाए। तो ये एक बड़ा अच्छा बैरियर रख दिया। उस पर इंडस्ट्री ने भी एग्री कर लिया कि जी ये फेयर बात है। दूसरी बात फिर उसके अंदर ये थी कि एनुअल एडजस्टमेंट कैसे हो, तो उन्होंने कहा कि एनुअल एडजस्टमेंट विल बी अकॉर्डिंग टू सीपीआई। ओके, और सीपीआई जो है वो भले 20% हो जाए। अभी जो आपने देखा है पिछले हफ्ते शॉर्ट टर्म सीपीआई जो है वो 42% हुआ है। एग्जैक्ट, आपने देखा, यानी बिजली की कीमत डबल ट्रिपल हो गई है पिछले 2 साल के अंदर, गैस की कीमत ट्रिपल हो गई है जिससे हम इंडस्ट्री चलाते हैं सारी। फिर लेबर की जो कीमत है 18,000 से वो पिछले 2 साल के अंदर 32,000 पे आ गई है। आप परसेंटेज खुद निकाल लें। ठीक है, जो ड्यू थी। सही है। तो अब ये सारे एक्सपेंसेस तो इंडस्ट्री को बेयर करने पड़ते हैं और प्लस डॉलर जो है यानी इवन 2023 की जनवरी में डॉलर 226 रुपए का था। और आज जब ये पॉलिसी आपकी आई थी? नहीं, पॉलिसी आई थी उस वक्त तो 125 रुपए का था, 125 रुपए का। और ठीक है, और अभी मैं कह रहा हूँ आपसे 2023 की जनवरी में डॉलर 226 का था, रिसेंट एज लास्ट ईयर। जी जी, यू नो, और आज जो है वो 280 रुपए प्लस का है। सही। तो सीपीआई भले कितनी भी हो, अगर सीपीआई 20% है मिसाल के तौर पे, तो उन्होंने कहा कि जी हम देंगे 70% एंड 100% ऑफ सीपीआई। ओके, यानी बट विद अ कैप ऑफ 7 and 10%। ओके, नहीं ये एसेंशियल और नॉन एसेंशियल पे ना? जी, एसेंशियल के ऊपर अगर 20% आज मिसाल के तौर पे सीपीआई है तो 7% बनता है 14। ठीक है, 70% बनता है 14। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा हम आपको 7% से ज्यादा इंक्रीज नहीं देंगे। ओके, ये जो प्री डिसाइडेड था उसके ऊपर एक और बार लगा दिया। ये बार लगा कि यानी सीपीआई चाहे 40% हो जाए, आपको साल में 7% ही मिलेगा। ठीक। और उस वक्त भी हमने इनसे कहा कि इसके लिए कोई स्पेशल प्रोविजन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में ये साइकिल हर थोड़े दिन बाद आते हैं, चंद साल के बाद। बिल्कुल, कि सीपीआई जो एकदम शूट करता है डॉलर डिवैल्यूएशन की वजह से। ठीक है। तो और जो अदर्स हैं जो एसेंशियल नहीं हैं उनके ऊपर उन्होंने ये कहा कि 10% का बार है, यानी अगर 40% भी सीपीआई है तो आपको 10% ज़्यादा एक साल में इंक्रीज नहीं मिल सकती। अब मसला ये है कि ये पॉलिसी हुकूमत की है और पिछले साल का सीपीआई इन्होंने हमें नहीं दिया, में 2023 में मिलना चाहिए। वो ये कहा ना कि आप ऑलरेडी आपको दे चुके हैं, यहाँ पे रिलीफ दे चुके हैं। वो तो 40% डॉलर की डिवैल्यूएशन के अगेंस्ट दिया था ना, उसको कौन एड्रेस करेगा? ये आप हुकूमत से जो बात कर रहे हैं किससे कर रहे हैं? मिसाल के तौर पे मैं बात करूं ना, ड्रैप की अगर बात करें। सर मैं एक थोड़ा सा ले लूं, एक जो तीसरा तरीका है वो हार्डशिप का है, जिसके अंदर एक प्रोडक्ट की जब हम हार्डशिप कहते हैं तो इतना बड़ा डोजियर बनता है, उसके अंदर हर इंपोर्ट कंपोनेंट के जीडीज लगी होती हैं, कस्टम की वैल्यू लगी होती है, उसमें हर लोकल कंपोनेंट की सेल्स टैक्स इनवॉइस लगी होती है, उसके ऊपर एक बोर्ड बैठता है जिसको ड्रग प्राइसिंग कमेटी कहते हैं, उस बोर्ड के अंदर ड्रैप होती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ लॉ होती है, उसमें मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होती है, उसमें चारों सूबों के नुमाइंदे होते हैं, 20 लोगों का बोर्ड बैठता है और वो स्क्रूटनी करता है उस फाइल की।
ठीक है। 3-3 दिन की मीटिंग्स होती हैं जिसके अंदर वो मुश्किल चंद दवाइयाँ जो हैं उनकी स्क्रूटनी हो पाती है सर, मतलब जस्टिस डिलेड जस्टिस और डिनाइड। वो स्क्रूटनी करके भेज देते हैं। अब वहाँ जो हमारे लॉ में लिखा हुआ है वो लिखा है फेडरल गवर्नमेंट अप्रूव करेगी, वो मुस्तफ़ा इम्पैक्ट केस की वजह से कैबिनेट है। अब मुझे ये बताएं कि काबीना पैरासिटामोल के बारे में क्या फैसला करेगी? यानी काबीना के पास इतने बड़े काम है दुनिया में करने को, और उनके पास तो वो फाइल सामने मौजूद नहीं है कि ये 70 प्रोडक्ट्स आई हैं, इनकी ये प्राइस डिटरमिन हो। ये काबीना मैं कह रहा हूँ ना, जस्टिस डिलेड जस्टिस अब सिर्फ पॉलिटिकल फैसला होता है जी, पॉलिटिकल फैसला होता है। क्यों अपने ऊपर लें, छोड़ो इसको आगे कर दो। दूसरा ये कि जब हम ड्रैप की बात करते हैं, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं, तो लाइक रेगुलेटरी अथॉरिटीज जो है आपके नेपरा है, पैमरा है, SECP है एंड सो ऑन, जो फॉर्मूला डिटरमिन है उसके मुताबिक वो 15 दिन बाद इजलास करते हैं, जो आता है वो दे देते हैं आपको आगे। आवाम को हर 15 दिन बाद पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है, पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती है या कम हो जाती है, और उसने सिफारिश कर दी, बिजली की कीमत है, गैस की कीमत है, उगरा से आ जाती है। ये सवाल है इस वक्त हुकूमत से भी कि ड्रैप जो है वो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो क्यों इस वक्त मेरे ख्याल से हेल्थ डिपार्टमेंट के, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के नीचे आती है। और फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है वो भी पोस्टमैन का किरदार अदा करती है, वो काबीना को भेज देती है फैसला, और काबीना उसके 2 साल से सर हार्डशिप केस रुके हुए हैं, तो दवाइयां शॉर्ट नहीं होंगी तो क्या होंगी? आप मुझे बताएं, ऐसे में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी जो इंसुलिन बनाती थी, अमेरिकन कंपनी, वो पाकिस्तान से 1.5 साल पहले चली गई, और पाकिस्तान से तो वो चली गई और आज इंसुलिन नहीं मिल रही मरीजों को, और बंगला ने एक नेशनल कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके वहां बनानी शुरू कर दी इंसुलिन, क्योंकि वहां उन्हें एटमॉस्फेयर जो है वो कंड्यूसिव मिला ना, तो उन्होंने कर लिया ये काम। अगर ये इन्होंने इस चीज़ को कायम रखा, आज इतना बड़ा इकदाम किया है, हमारी जो क़यादत है सिविल मिलिट्री सब ने मिलकर SIFC बनाई है, ये सारा मैटर SIFC के सामने भी जा चुका। यानी हम ड्रैप ने इसको अप्रूव किया, मिनिस्ट्री में गया, 10 मरतबा जो है काबीना ने इसको वापस किया दोबारा स्क्रूटनी के लिए, 10 मरतबा उनके वापस प्रेजेंट हुआ। बिल आखिरी SIFC में हमने एजिटेट किया इसको कि वहाँ रिक्वेस्ट की कि सर इसको देखें कि ये क्या हो रहा है। SIFC ने भी इसकी इन्वेस्टिगेशन हमारी इत्तला की हद तक करा ली है और उन्होंने इसको मुनासिब और सेटिस्फैक्ट्री पाया है। अच्छा, और उन्होंने रिकमेंडेशन भी अपने लिहाज से जो भी करनी थी वो कर दी होगी, और प्राइम मिनिस्टर तक के पास ये पहुँचा है मैटर, और उन्होंने भी इसकी स्क्रूटनी कराई है, सारी इसके अंदर एजेंसीज ने भी स्क्रूटनी कराई है कि इसके अंदर कोई हैंकी पैंकी नहीं, हर चीज़ फार्मूले के मुताबिक है। अब हमारी समझ नहीं आता कि हम किसके पास जाएं। है ना कि जब हम फॉरेन इन्वेस्टर SIFC क्या है आपको फैसिलिटेट करने के लिए, फैसिलिटेशन के लिए, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट को, तो जब पाकिस्तान से मल्टीनेशनल कितनी थी और अब कितनी रह गई? सर अब सिर्फ 4 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट मल्टीनेशनल के रह गए जो 25 होते थे। 25 होते थे। और मैं आपको मैं अल्लाह करे मेरी बात गलत हो जाए, अगर इन्होंने ये साल 6 महीने ये चीज़ कंटिन्यू की और हुकूमत ने इसको ड्रैग किया तो ये 4 प्लांट भी नहीं होंगे। मैं आपको ये बता देता हूँ कि तो हम तो यही कह सकते हैं कि अर्जेंट बेसिस पे SIFC के अंदर इसको कंसिडर करने की जरूरत है। बिल्कुल इसकी ज़रूरत है। अब कोई फोरम हमने छोड़ा नहीं है पाकिस्तान में, इससे ऊपर तो बस अल्लाह ताला से दुआ ही कर सकते हैं, और कोई हमारे पास अब रास्ता नहीं है इसके अलावा, और हर एक के सामने ट्रांसपेरेंट है। मेरी अभी ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर का भी इन्वॉल्व इसमें होता है रोल, क्योंकि ECC में ये मैटर जाता है। देखिए मैं ये कहता हूँ कि 262 प्रोडक्ट हैं जो हार्डशिप में पड़ी हुई हैं और एसेंशियल हैं सारी। आप, मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी है कि कोई किसी 262 में से फाइनेंस मिनिस्टर एक पे हाथ रख देंगे, ये वाला फाइल मेरे सामने ले आए और उसको स्क्रूटनी कर लें, हमें बिठा लें साथ, और अगर एक सैंपल के अंदर गलती निकले तो सबको रिजेक्ट कर दें। यानी वो इतने अब ये बफर जो क्रिएट हुआ वो फील हुआ जनाब आपके पाकिस्तान में स्मगल ड्रग से। आप, मैं नाम नहीं लूंगा, सैल्ब्यूटामॉल बहुत मशहूर दवा है, उसका ब्रांड नेम हर बच्चे को पता है पाकिस्तान में, लेकिन वो इनहेलेशन के लिए यूज होती है, एज़मा के लिए यूज होती है। इस वक्त उसका पीक सीजन है आज, मौसम के लिहाज से पूरे पाकिस्तान में एज़मा के इस वक्त अटैक्स होते हैं बच्चों को, वो पीक सीजन है उस ड्रग का, और आज वो दवा मौजूद नहीं है। 30-35 रुपए की वो ड्रग नेब्यूल जो होता है जिससे वो करते हैं नेबुलाइज करते हैं, वो मौजूद नहीं है, और स्मगल्ड आ रहा है 300 रुपए का, वो लोग खरीद रहे हैं। और उस 30 रुपए को आप 40 रुपए नहीं करते कि ये तो जनाब 33% प्राइस इंक्रीज हो जाएगी, उसको परसेंटेज में ले जाकर डिस्टॉर्ट करते हैं, 10 रुपए बढ़ाने हैं उस ड्रग के ऊपर, वो ड्रग अवेलेबल हो जाएगी 40 रुपए की, और आज उसकी अनअवेलेबिलिटी की वजह से
पेशेंट उसको 300 रुपये का स्मगल ख़रीद रहा है, जिसमें कोई गारंटी भी नहीं है उसके स्टोरेज कैसे हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हुई है, उसकी शेल्फ लाइफ के क्या है, कुछ पता नहीं है। ये एक ड्रग का मैंने नाम लिया है आपसे, कैंसर की ड्रग्स अवेलेबल नहीं है। टीबी की ड्रग सर 4 कंपनियां बनाती थी, 3 बंद हो चुकी हैं। सिर्फ एक कंपनी है जो इस वक्त रीलिंग कर रही है, उनको ट्रिमेंडस लॉसेस हैं, किसी वक्त भी वो कंपनी बंद कर देगी, उन्होंने हुकूमत को इंटीमेट कर दिया है। टीबी जैसी ड्रग जिसके पाकिस्तान में लाखों पेशेंट्स हैं और हम चंद मुल्कों में इसी वजह से रह गए हैं कि हमारे यहाँ ड्रग्स ही नहीं मिल रही हैं, तो वो रेजिस्टेंट टीबी डेवलप हो रही है उसकी वजह से, उसका कोई हाल नहीं है। तो जो हमारे यहाँ दवाएं जो हमारे यहाँ रह गई हैं, इस तरह की डिजीज़ दुनिया से एलिमिनेट हो गई हैं चीज़ें, वो इसी वजह से हैं कि लोगों को मिलती नहीं है उसके ऊपर जाके। अब आप जाके स्टोर के ऊपर करते हैं, ये क्या कहते हैं कि जी हम जाके वहाँ छापे मारेंगे। जब मैं कह रहा हूँ एज मैन्युफैक्चरर कि मैं उसको नहीं बना रहा, तो स्टोर से आपने क्या ढूंढना है जाके? मैन्युफैक्चरर्स हैव एक्सप्रेस देयर इनएबिलिटी कि सर ये ड्रग्स हैं। ठीक, सूरत हाल इंतहाई संगीन, और आगे अगर यही स्टेटस को में ये मामला नहीं चल सकता, अल्टीमेट एक कोलैप्स की तरफ जा रहा है, और यकीनी तौर से हमारे पॉलिसी मेकर्स जो हैं उनको इसके ऊपर सोचना होगा, एक्शन लेना होगा। जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक जी। जाहिद साहब, अब बात यह है कि इस सूरत हाल से फौरी तौर पर किस तरह से निकला जाए, वॉर फुटिंग अगर तरजीहात क्या होनी चाहिए? देखिए, इसमें हमारी बहुत सिंपल गुजारिश है कि पॉलिसी हुकूमत की अप्रूव्ड मौजूद है, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एंडोर्समेंट भी है। ऐसी पॉलिसी है जो रेयरली बनती है सबके कॉन्सेंसस के साथ। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो उस पॉलिसी के मुताबिक 2+2 का नतीजा आता है वो हमें दे दिया जाए। हम कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं मांग रहे, लेकिन उस पॉलिसी के अंदर क्योंकि वो कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ें दी हुई हैं, मैंने आपको बताया उसमें एनसीईज़ के भी तरीके दिए हुए हैं। न्यू प्रोडक्ट एंटिटीज़ जो हैं, हमारा हाल ये हो गया सर कि जो न्यू प्रोडक्ट एंटिटीज़ हैं वो 2-2 साल से 3-3 साल से वेट करिए। कैंसर की थेरेपीज़ हैं, नई मेडिसिन है, वो आ नहीं पा रही पाकिस्तान में, इसलिए कि काबीना फैसला नहीं कर रही। जो हमारी एग्जिस्टिंग ड्रग्स हैं वो आउट हो रही हैं मार्केट से, इसलिए कि काबीना फैसला नहीं कर रही। ठीक है, आप जैसे नेपरा फैसला करती है, जैसे ओगरा फैसला करती है इंडिपेंडेंटली कि जनाब ये फॉर्मूला है, इसके ऊपर ये प्राइस डिटरमिन हुई, वो कहते हैं ये है, उसको कोई रोकता नहीं है इम्प्लीमेंटेशन से। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो ड्रैफ्ट फैसला करे उसको स्क्रूटनी कर लें। हम ये नहीं कह रहे कि उसके अंदर कोई हैंकी और जाहिर है उसमें आप अगर प्राइस बढ़ाएंगे तो वो 30 रुपए की चीज हो सकता है 35 या 40 रुपए की हो जाए, जो कि प्राइस ना बढ़ने की वजह से 300 रुपए ब्लैक में 300 रुपए की मिल रही है। ठीक है, तो ये एक तो ये पार्ट हो गया। एक दूसरा सर इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, आपने बहुत सुना होगा कि ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस है, ड्रग रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है, क्या है मसला? ये है कि पेनिसिलिन जो फर्स्ट लाइन ऑफ थेरेपी आज भी WHO ने एसेंशियल ड्रग्स में लेती है। आपका गला खराब है, अगर इन्फेक्शन है तो पेनिसिलिन मिलनी चाहिए पहले, क्योंकि पेनिसिलिन अवेलेबल नहीं है, इसलिए 3rd जनरेशन एंटीबायोटिक उसको दे देता है डॉक्टर। ओहो। तो अब 2 काम हुए इसके अंदर। वो 4 रुपए की पेनिसिलिन अगर 6 रुपए की हो जाती तो पेशेंट को 6 रुपए का कैप्सूल मिल जाता, एम्पेसिलिन का, क्लॉक्सिसिलिन का, और वो 6 रुपए का कैप्सूल खा के ठीक हो जाता। अब वो 40 रुपए का कैप्सूल खा रहा है 3rd जनरेशन का, सेफेक्सिम का। तो ये एक मिथ, मैं तो भी ये कहूंगा ना कि वो जो बात की जा रही है कि दवाओं की कीमत में इजाफा चाहिए, उसको लोगों के लिए रिलीफ हो जाएगी। दूसरा इसके अंदर जो खराब फैक्टर है वो ये है कि एक तरफ तो पेशेंट कीमत ज्यादा पे कर रहा है, दूसरी तरफ उसे 3rd जनरेशन ड्रग नहीं खानी चाहिए, वो उसके लिए रिजर्व ड्रग होनी चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी। वो डायरेक्ट आज खा रहा है। सही, तो अब उसका तो वो रेजिस्टेंस होनी है डेवलप सारी। सही, तो ये दूसरा मेडिकल प्रॉब्लम है। ओके, अब आ जाते हैं जरा एक जमाने में आप इंडियन एक्सपोर्ट्स को देखें, वहां पर जो मेडिसिन और जो इंस्ट्रूमेंट्स और मेडिसिन वगैरह है, लाइक मेरे ख्याल से वो कोई सालाना $20 अरब की तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इस वक्त सर हाँ, 26 अरब डॉलर की, 26 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट्स हैं इंडिया से। पाकिस्तान में कितनी? $300 मिलियन। 3 बिलियन डॉलर, 30 करोड़ डॉलर। हमारा 0.3 बिलियन डॉलर हुआ, उनका 26 अरब डॉलर हुआ, हमारा 3 अरब डॉलर हुआ। वो कैसे कर रहे हैं? 1993 में ये जब SRO इशू हुआ 471, उस वक्त इंडिया में हर ड्रग की प्राइस कंट्रोल थी। अच्छा, थ्रू आउट उन्होंने इमीडिएट फैसला किया और उन्होंने देखा कि पाकिस्तान में इसके इतने अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और इतनी इन्वेस्टमेंट आ रही है, उन्होंने उसी पॉलिसी को ला के और इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दिया। ठीक,
फॉरेन इन्वेस्टमेंट जमा क्या आई होगी वहां पे? इंडिया में अप्रैल में सीपीआई अनाउंस होती है, उनका फाइनेंशियल ईयर उस तरह है। 1 अप्रैल को ऑटोमेटिकली उनकी सारी इंडस्ट्री सीपीआई से एडजस्टमेंट लेके काम खत्म हो जाता है। आज तक उन्होंने उस पॉलिसी को कभी इंटरवीन नहीं किया। उनकी प्राइस एडजस्टमेंट होती रही, इंडस्ट्री ने फ्लरिश किया, नई इन्वेस्टमेंट आई। आज वो वैक्सीन बना रहे हैं, दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। आपके यहाँ पोलियो वैक्सीन इंडिया से आती है, आप अंदाज़ा लगाएं। आपके यहाँ मुख्तलिफ वैक्सीन इंडिया से आती हैं, हमारे यहाँ मुख्तलिफ कैंसर की ड्रग्स इंडिया से आती हैं, सारी बायोलॉजिकल ड्रग्स वो बना रहे हैं आज। क्योंकि जब वायबल इंडस्ट्री थी तो जो बाहर की कंपनीज थी उन्होंने कोलैबोरेट किया नेशनल कंपनीज के साथ। बट वो रॉ मटेरियल भी तो खुद बना रहे होंगे ना सर? ट्रांसफर किया। ऐसा तो नहीं है कि इंपोर्टेड रॉ मटेरियल, आप तो 95% रॉ मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं। मटेरियल भी अपना 80% खुद बनाते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे काम हुआ वहां पे। 5-6% अपना खुद बनाते हैं, वो 80% अपना खुद बनाते हैं रॉ मटेरियल। और उसकी भी वजह यह है कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज थी तो दुनिया में थी, अमेरिका में, यूरोप में, उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी वहाँ शिफ्ट की क्योंकि कन्वर्जन कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में सस्ती थी और वायबिलिटी अच्छी थी। तो उन्होंने अपने बिजनेसेस को वहाँ शिफ्ट किया और उन्होंने कोलैबोरेट किया उनके साथ और उन्होंने उनके साथ जॉइंट वेंचर्स लगाए। हमारे यहाँ से तो मल्टीनेशनल एग्जिट कर रही हैं, टेक्नोलॉजी लाएगा कौन? हमारे यहाँ तो कोई इन्वेस्ट करने को लोकल तैयार नहीं हो रहा, उसको डिजास्टर वो फेस कर रहा है, तो बाहर से कौन आएगा? आज जो सबसे बड़ी पुकार है इस वक्त पाकिस्तान के अंदर और आवाज़ है वो SIFC की है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की। उनका काम सर, एक जमाने में हम सारी चीजें जो है सीपैक के खाते में डालते थे जी। मैं आपको पता हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सीपैक और चीजें भी बेहतर वही हुई जो सीपैक के अंडर में आई। बट आज जो है वो एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है SIFC के, वो फैसिलिटेट कर रहे हैं, एक आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर उनके फैसले या उनकी रिकमेंडेशन भी इम्प्लीमेंट नहीं होंगी तो फिर पाकिस्तान में हम किस बॉडी के पास जाके अपील करें? हमारी तो मतलब अब हमारी समझ से बाहर है कि अगर तो उस डोजियर के अंदर प्रॉब्लम है, हम जिम्मेदार हैं, हम कह रहे हैं हम जिम्मेदारी लेते हैं ना, आप डोजियर को सामने रख लें, चेक करा लें किसी से। लेकिन बात है ना कि अगर डोजियर में भी आप सारी चीजें जस्टिफाई करते हैं और उसके बाद वो एक बहुत ही टाइम कंज्यूम एक्सरसाइज है। 2 साल हो गए सर। 2 साल तो क्या, 2 साल में 2 साल में तो डायनेमिक्स ही चेंज हो गई ना। आप देखें, मैं आपसे कह रहा हूँ कि जो जनवरी 2023 के अंदर डॉलर था वो 226 रुपए का था, आज 280 रुपए का है। एक साल के अंदर ये सूरत हाल हो रही है पाकिस्तान में। इन्फ्लेशन आपका शॉर्ट टर्म 42% पे जा रहा है। और प्रोवाइडेड कि सारी चीज़ें आपके फेवर में अगर आ भी जाती हैं, उसके बावजूद भी अगर आप एक्सपोर्ट करने के काबिल हो भी जाते हैं तो आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो इस तरह की नहीं है लाइक टेक्सटाइल के आपने जाके कोई इंटरनेशनली कोई वेंडर। प्लानिंग मिनिस्ट्री ने आज से 14 साल पहले 2009 में इन्होंने मैकेंजी को बुलाया जो दुनिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट कंसल्टेंसी कंपनीज है और उनको कहा कि हमें पाकिस्तान में ये बताएं कि एक्सपोर्ट के लिए अगर हम जाएं पाकिस्तान में डाइवर्सिफाई, टेक्सटाइल के पास 80% शेयर होता है, हम डाइवर्सिफाई करें, हमें क्या करना चाहिए? उन्होंने 5 इंडस्ट्रीज इनको रिकमेंड की, उसमें सबसे ऊपर उन्होंने लिखा फार्मास्यूटिकल को। अच्छा। और लिखा दिस कैन बी सनराइज एक्सपोर्ट इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। ये मैकेंजी की रिपोर्ट में लिखा हुआ है, मैं नहीं कह रहा। ये अमेरिकन दुनिया की सबसे बड़ी कंसल्टेंसी एजेंसी, रेप्यूटेबल एजेंसी जो दुनिया में जिसको फॉलो किया जाता है, उन्होंने कहा दिस कैन बी अ सनराइज इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान फॉर एक्सपोर्ट्स। और हमने उस पूरी रिकमेंडेशन को बंद करके रखा हुआ है। जो मसाइल 14 साल पहले आइडेंटिफाई हुए थे आज भी वहीं खड़े। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद सईद साहब हमारे साथ मौजूद थे और जो इस पूरी गुफ्तगू का जो क्रक्स है वो यही है कि इस इंडस्ट्री जहाँ जहाँ ये जस्टिफाई करती है चीज़ें, और वो जो डोजियर की बात कर रहे हैं बारहा, और हुकूमत से कहा जा रहा है कि जनाब जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी है उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कराई जाए। और अगेन इस पूरे सेक्टर को SIFC के तनाजुर में, स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल के तनाजुर में देखने की ज़रूरत है, क्योंकि वही एक वे फॉरवर्ड है और उसी के ऊपर हमारे जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका एतमाद है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।